लोगों को टाइम के बारे में बता रही थी कि टाइम, हाउ द टाइम इज इम्पोर्टेंट इन दिस प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ठीक है, नंबर 1 हमने ये देखा था कि एक वो टाइम लगेगा इंडिविजुअल का कि वो इनोवेशन को समझे, और समझने के बाद वो ये डिसाइड करे कि आइदर ही इज गोइंग टू adopt that product, that idea, ideology, thing, belief, behavior, or he is going to reject it. फिर हमारे पास सेकंड है इनोवेटिवनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल कितना इनोवेटिव है, अब एक इंडिविजुअल खुद कितना जिद्दत पसंद है। मतलब ये कि इसके अंदर ये देखा जाएगा कि हाउ मच एन इंडिविजुअल इज इनोवेटिव एज कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल। ठीक है, अब आप खुद ये सोचो कि आपकी क्लास में से जैसे एक इंडिविजुअल, जैसे मेरे ख्याल में आप लोगों में से किसी ने बताया था कि कोई यूट्यूब का चैनल रन कर रहा है, बिनिश ने बताया था। Yes, ma'am. Binish, it means that Binish is more innovative as compared to your whole class, right? समझ में आई? Yes, ma'am. कोई और भी चलाता है या नहीं? किसी और का यूट्यूब चैनल है? मैम मैंने बनाया हुआ है, मैं रन कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसका एंड करने। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो बोथ ऑफ यू आर इनोवेटिव एज कंपेयर टू योर अदर क्लास मेंबर्स, तो इट शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनोवेटिवनेस ऑफ द इंडिविजुअल, कि कितना एक बंदा दूसरे बंदे के मुकाबले में एक चीज को इनोवेटिव जल्दी इसको अडॉप्ट कर रहा है, या वो उसको सबसे आखिर में अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके इनोवेटिवनेस के हिसाब से भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स के जो है वो डिफरेंट टाइप्स बताएगी। कुछ लोग वो होते हैं जो कि सबसे पहले अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ लोग ज्यादा टाइम पीरियड के बाद, और कुछ लोग जब वो चीज खत्म हो जाती है तब उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब लोगों ने इसको छोड़ के नई चीज की तरफ आते हैं। तो इट शोज कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के मुकाबले में कितना किसी चीज को अडॉप्ट करता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास है, दैट इज अबाउट द इनोवेशंस रेट ऑफ अडॉप्शन। ठीक है, ऊपर वाला जो हमारे पास था, हमने एक इंडिविजुअल की इनोवेटिवनेस देखी थी एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स, कि एक बंदा दूसरे मेंबर के मुकाबले में कितनी चीज को किस तरह से अडॉप्ट करता है या वो रिजेक्ट करता है। अब थर्ड के अंदर हम क्या देखेंगे, द ओवरऑल रेट ऑफ अडॉप्शन इन अ सोशल सिस्टम, कि एक पूरा के पूरा सोशल सिस्टम का जो रेट है, ओवरऑल जो रेट है वो कितना है। कि एक फॉर एग्जांपल पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं या किसी एक सिटी की बात करते हैं, तो एक सिटी दूसरे सिटी के मुकाबले में कितना ज्यादा इनोवेटिव है। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया आर मोर, वहां पे इनोवेशन का जो रेट ऑफ अडॉप्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रूरल एरिया, राइट। अच्छा, अब इन्हीं पॉइंट्स को उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। जैसे नंबर 1 क्या है, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। अब इस इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस की उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, क्या है कि इट इज अ मेंटल प्रोसेस। ठीक है, अब डिसीजन लेना है, अब सबसे पहले फैसला लेना है कि आइदर यू आर गोइंग टू अडॉप्ट दैट इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडिया और नॉट। ठीक है, तो इट इज अ मेंटल प्रोसेस, या आपकी दिमागी सोच है, या आप उस फैसले की तरफ जा रहे हो, आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, इसको देखने की, उसको उसके साथ जितनी भी चीजें हैं कि ये चीज काम कैसे करती है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, तो आप क्या करते हो, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हो। So it is a mental process, ठीक है, through which individual passes from first knowledge of an innovation। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो उस innovation के बारे में knowledge gain करेगा, to a decision to adopt or rejection। पहला, सबसे पहला कौन सा स्टेप लेगा, वो पहले उसके बारे में नॉलेज गेन करेगा, उसके बारे में समझेगा, देखेगा, फिर उसके बाद डिसीजन लेगा कि क्या मैं इस चीज़ को अडॉप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, और फिर वो कंफर्म करेगा कि मैं इस चीज़ को, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है, मुझे इसके फ़ायदे भी ज़्यादा लग रहे हैं, ये मेरे लिए आसान भी है, तो वो अपने इस डिसीजन को कंफर्म करेगा। और वो कंफर्म कैसे करेगा, कि जब वो उसको अडॉप्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब ये जो इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस है, इसके अंदर उन्होंने 5 स्टेजेस बताए हैं। देयर आर 5 स्टेजेस इन द प्रोसेस। नंबर 1 स्टेज इज द अवेयरनेस स्टेज। इस अवेयरनेस है ना, इसके ये नेम इंडिकेट कर रहा है, आपको ये शो कर रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, कि एक इंडिविजुअल उस न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट आया है, न्यू आइडियोलॉजी आई है, न्यू मेथड आया है, उसके बारे में वो नॉलेज गेन कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। अब इंफॉर्मेशन लेने के बाद, मतलब उसको पता चला है कि ये चीज़ है, मतलब यूट्यूब इज़ अ वे थ्रू विच एन पर्सन कैन अर्न मनी। ठीक है, या ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू, डिफरेंट फोरम्स के थ्रू लोग क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं और वो घर बैठे
अर्निंग करते हैं, राइट। अब ये अवेयरनेस है कि पहले सिर्फ पता चला है उस नई चीज के बारे में, फिर उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, गेन फर्दर नॉलेज अबाउट द इनोवेशन, कि वो उस इनोवेशन के बारे में फर्दर नॉलेज गेन करेंगे। जैसे कि यूट्यूब चैनल की मैंने बात बताई, यूट्यूब चैनल के बारे में आपको सिर्फ बात पता थी ना कि यूट्यूब चैनल के जरिए लोग वीडियोस बनाते हैं अपने इंटरेस्ट की, चाहे वो गार्डनिंग की हो, बागवानी की हो, सैर तफरी की हो, खाने पीने की हो, इवन खाने पीने की भी जो लोग जाते हैं मुख्तलिफ जगहों के खानों को टेस्ट कर रहे होते हैं, कुकिंग की हो, ट्रेवलिंग की हो, या आप घर में अंदर आप कोई आपको आर्ट आता हो, आप उस में वीडियोस बनाए कि स्केचिंग ऐसे की जाती है, तरीका ये है, सिलाई ऐसे की जाती है, कढ़ाई ऐसे की जाती है, गाड़ी की कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो ऐसे की जाती हैं। तो क्या है, ये डिफरेंट, मतलब आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर आपको पता था कि ये चैनल बनते हैं और लोग कमाते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही। अच्छा, आपको ये पता चला अवेयरनेस स्टेज पे कि यूट्यूब के जरिए से ऑनलाइन अर्निंग होती है, दैट वाज द अवेयरनेस स्टेज। सेकंड पे क्या हुआ, इंटरेस्ट स्टेज पे क्या हुआ कि यू विल गेन फर्दर नॉलेज अबाउट द इनोवेशन, ठीक है, कि आप उसके बारे में फर्दर नॉलेज गेन करेंगे। अच्छा, आप पूछोगे किसी से कि ये कैसे होता है, ये किस तरह से होता है, तो आप कोई बंदा ये बताएगा कि अच्छा हाँ इस पे वीडियोस बनती हैं, लोग वीडियोस लगाते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हों, इतने व्यूज हों, इतने वॉच आवर्स हों, तो अगर वो होंगे तो फिर जाके आपको इतने अरसे के बाद इस तरह से आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है, इस तरह से आपको पैसे मिलेंगे। फिर इवेल्युएशन है, आप इवेल्युएट देख रहे हो, इवेल्युएट मतलब कि अब आप उसमें ये चेक कर रहे हो कि मुझे इसके साथ फायदा कितना जुड़ा हुआ है, नुकसान कितना जुड़ा हुआ है, क्या वो मेरी मर्जी से होगा, मतलब मेरे क्या मैं उसको लेके जा सकता हूँ या नहीं लेके जा सकता, ठीक है। फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड आप उसके साथ अटैच करोगे कि इफ कोई चीज आपको फायदा दे रही है तो आप उसको ज्यादा फिर पसंद करोगे, अगर वो आपको फायदा नहीं दे रही तो आप उसको पसंद करना इस तरह से फिर छोड़ोगे, ठीक है। अनफेवरेबल एटीट्यूड है, मतलब नापसंदीदा जो है वो थोड़ा सा एटीट्यूड, आपका रवैया उस चीज की तरफ आ जाएगा। फिर जब आपको ये पता चल गया कि इसके साथ फायदा ये है, इसके साथ नुकसान ये है, तो अब फिर क्या करोगे, आप स्मॉल स्केल लेवल पे ट्राई करोगे। इवेल्युएशन आपने क्या की इस यूट्यूब चैनल की, क्या आपको फेवरेबल ये पता चला कि हाँ भाई मैं घर बैठ के अर्निंग कर सकता हूँ इस तरह से अगर मैंने यूट्यूब चैनल खोला। अनफेवरेबल आपको ये लगा कि नहीं भाई मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई वीडियो कैमरा नहीं है, मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, या मुझे कोई जानता नहीं है, मैं कैसे इसको आगे प्रमोट करूँगा। तो ये आपका आपका एटीट्यूड है इस इनोवेशन की तरफ, ठीक है। ये आपने इवैल्यूएशन की, आपने उसका नफा नुकसान इस स्टेज पे आप सोचते हो, फिर आप स्मॉल स्केल लेवल पे ट्राई करते हो। आपने सोचा चलो ऐसा करता हूँ मैं एक वीडियो बना के अपलोड करके देखता हूँ, ठीक है। तो आपने की कोई एक वीडियो बना ली, कोई फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे फन फेयर्स होते हैं, वहां पे आप गए, तो वहां पे बाय चांस आपने कोई वीडियो बना ली, या आपको कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम आता है, आप फॉर एग्जांपल गाड़ी को फॉर एग्जांपल टायर चेंज, इवन यू कैन मेक अ वीडियो ऑफ हाउ टू चेंज अ टायर ऑफ योर, ये टायर चेंज कैसे करना है गाड़ी का, ठीक है, आप उसकी भी वीडियो बना के लगा सकते हो। दिस इज अ ट्रायल स्टेज, और आपको पता चला कि वाह भाई इसके तो इतने सारे लोग पसंद कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें चीज का नहीं पता था। या आप ये वीडियो बना सकती हैं कि हाउ यू कैन मेक एन असाइनमेंट, ठीक है, आप असाइनमेंट एक कैसे बना सकते हैं अगर आपको कोई असाइनमेंट मिलेगी, या आप पेपर की तैयारी कैसे कर सकते हो, आप किसी चीज़ को कैसे समझ सकते हो, हाउ यू आर, या अगर आप किसी ज़बान में माहिर हो, आपको सिंधी आती है, बलोची आती है, सराइकी आती है, पंजाबी आती है, पश्तो लैंग्वेज आती है, गिलगिती आती है, बल्ती आती है, कश्मीरी आती है, जो हो सकता है, और आप उसको ना उसकी उस वीडियो के जरिए लोगों को सिखा रहे हो फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्मॉल स्केल ट्रायल है कि आपको फिर पहली आपने वीडियो अपलोड की तो उसके ऊपर कमेंट्स आए लोगों के, वाह भाई आपने बहुत अच्छी की है, हमें ये अच्छा लगा है, हमें समझ में आया है, हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जब आप ये देखोगे कि ट्रायल स्टेज पे वो चीज़ आपके लिए कामयाब जा रही है, तो आप क्या करते हो, फिर आप फैसला करते हो कि आइदर यू आर गोइंग टू अडॉप्ट दैट थिंग और रिजेक्ट दैट थिंग, ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेज पे ही आपको इस फॉर एग्जांपल इस ट्रायल स्टेज पे आपको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो आपने किया कि उसको रिजेक्ट कर दिया। या अक्सर आपस में बैठ के सब घर के अंदर, जैसे आजकल लेज लेज है ना, लेज न्यू फ्लेवर्स निकाल रहा होता है, तो उस लेज फ्लेवर ने क्या किया कि घर के अंदर कोई लेके आया, तो आप कहते हो मुझे थोड़ा सा दो, थोड़ा सा दो, मैं चेक करके देखूं, मैं चख के देखूं कि ये कैसा है।
अगर वो थोड़ा सा टेस्ट आपको पसंद आता है तो आप कंप्लीटली उसको अडॉप्ट कर लेते हो और आइंदा भी आप उसी चीज को फिर खरीदते हो। ठीक है, तो दैट शोज कि अगर स्मॉल स्केल ट्रायल लेवल पे आपका ट्रायल कामयाब जाता है तो वो क्या होता है, अगर कामयाब जाएगा तो आप उसको अडॉप्ट करोगे, अगर वो कामयाब नहीं जाएगा तो आप उसको। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों ने ना असल में इस स्टेज को, इस प्रोसेस को मुख्तलिफ तरीके से बताया हुआ है। कुछ लोगों ने ये 5 स्टेजेस बताई हुई है, कुछ लोगों ने ये जो 5 स्टेजेस है ना, इन 5 स्टेजेस को उन्होंने 4 नाम दे दिए। ठीक है, कि मतलब पहले ये करता है, पहले ये करता है, फिर ये करता है। तो पहला उन्होंने कहा है कि जब आप नॉलेज गेन करते हो तो वो उसको कहा है कि वो नॉलेज का फंक्शन फुलफिल करता है। दूसरा क्या है कि वो परसुएशन का फंक्शन फुलफिल करता है। परसुएशन कहते हैं कि आपको मना लें किसी चीज को इस्तेमाल करने पे। ठीक है, फिर आप फैसला करते हो और फैसले के बाद आप उसको कंफर्म करते हो कि हाँ भाई इसको मैंने हम पसंद कर लिया तो मैं इसको अब नहीं छोड़ सकता, मैं इस चीज को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, आप कहते हैं कि एडॉप्शन का क्या मतलब है। एडॉप्शन इज अ डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ अ न्यू आइडिया। अब आप ये देखो कि एडॉप्शन का क्या मतलब है कि यू विल मेक श्योर दैट द न्यू आइडिया या जो न्यू चीज है आप उसका 100% कंप्लीटली इस्तेमाल शुरू कर दें। तो वो शो करता है कि इसका मतलब है कि ये एडॉप्शन हो गई है। ठीक है, डिफ्यूजन में फर्क है। डिफ्यूजन का मतलब है फैलाओ। ठीक है, इनोवेशन का मतलब है जिद्दत या इजाद या नई चीज या नया आइडिया। और एडॉप्शन का मतलब है जब आप किसी नई चीज, आइडिया या बिहेवियर, एटीट्यूड को कंप्लीटली 100% आप उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। ठीक है, ये क्या कहती हैं कि जो इनोवेशन डिसीजन पीरियड है, इट इज द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू पास थ्रू इनोवेशन प्रोसेस। अब इनोवेशन प्रोसेस है। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि मोबाइल फोन, अब इस मोबाइल फोन के बनने में कितना टाइम लगा, तो वो क्या है, इनोवेशन डिसीजन पीरियड। टेलीफोन के बनने में कितना टाइम लगा, लैपटॉप के बनने में कितना टाइम लगा। ठीक है, जब ये पहली दफा इजाद हो रहा था, जब पहली दफा ये बन रहा था तो उसको बनने में कितना टाइम लगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ये कहती हूँ मैं कि ये जो कोरोना की जो वैक्सीन बन रही है, तो इस वैक्सीन को बनने में फॉर एग्जांपल 1 साल लगा है। इस वैक्सीन को बनने में कुछ लोगों ने 6 महीने लगाए हैं। डिफरेंट कंपनीज ने, मुख्तलिफ कंपनीज ने वैक्सीन बनाई है ना, तो उस ये इनोवेशन है। ठीक है, कि इसको कैसे इन्होंने नई इजाद किया है, नई वैक्सीन बनाई है इस बीमारी के खिलाफ, तो इसको कितना टाइम लगा बनने में, तो इट मींस दैट इज द इनोवेशन डिसीजन पीरियड। कहते हैं कि जो पहले के ज़माने में जब इस तरह वबा फूटती थी, जब ये जो इस तरह की बीमारियां होती थी, जैसे ताउन की बीमारी पूरी दुनिया में फैली थी, तो वो कहते हैं कि उस टाइम पीरियड में जो वैक्सीन बनती थी पहले, वो तकरीबन 10-10 15-15 साल लेती थी वैक्सीन बनने में। 10 10 10 ईयर्स, 20 ईयर्स लेती थी। लेकिन अब ऐसा है कि साइंस ने इस तरह थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई है और उसका ये फ़ायदा हो गया है कि जहाँ पे पहले के ज़माने में वैक्सीन 10 साल लेती थी, वहाँ पे अब जो वैक्सीन है वो 1 साल में बन गई है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है उसको 100% कामयाब बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें तो अटैच होती हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखो कि जहाँ फर्स्ट टाइम पहले 15 साल में वैक्सीन आई, वहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम 1 साल बाद जो है वो, इवन यू कैन से कि 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन आ गई। तो जो नई चीज आती है, बनती है, उसके टाइम को हम क्या कहते हैं, इनोवेशन डिसीजन पीरियड। ठीक है, इनोवेशन डिसीजन कैन टेक नेगेटिव टर्न। ठीक है, नेगेटिव टर्न लिया, ये जो डिसीजन है इनोवेशन का कि मैंने इनोवेशन बनी है, वो नेगेटिव टर्न भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे कि लोग ये भी फैसला कर सकते हैं कि नहीं भाई हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। या आप ये कह सकते हो कि जैसे अभी कोविड की वैक्सीन आई है, तो कोविड की वैक्सीन को कुछ लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको लगवा रहे हैं, और कुछ लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग फाइनल ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं हमने ये वैक्सीन नहीं लगवानी। ठीक है, और उसके साथ अगर एक चीज ये है कि उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया है रिजेक्शन का, उन्होंने एक दफा अभी इसको बस ट्राई किया था, या तो हो सकता है ट्राई किया हो या हो सकता है ट्राई ना किया हो, तो वो उन्होंने इसको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या है कि अगर एक्सेप्ट किसी ने कोई चीज की है, कोई चीज अडॉप्ट की है, और उसको अडॉप्ट करने के बाद उसको छोड़ दिया, तो वो कहलाता है डिसकॉन्टिन्यूएंसेस। ठीक है, या डिसकॉन्टिन्यूएंसेस हम कहते हैं कि वो डिसकॉन्टिन्यू उन्होंने कर दिया है। ठीक है, या ये कहते हैं या तो एक इनोवेशन जो है
एक तो इनोवेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है या उस इनोवेशन को अडॉप्ट किया जाता है। एक चीज क्या है कि इनोवेशन को कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं, इनोवेशन को कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, इनोवेशन को कुछ लोग इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो डिसकॉन्टिन्यूएंसेस कहलाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने छोड़ा हुआ होता है, उसको रिजेक्ट किया होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसको वो दोबारा से क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जिसको ये लोग लेटर अडॉप्शन का नाम देते हैं, ठीक है। मतलब काफी अरसे से आप ये देखो कि जैसे मैंने आपको बताई कि वॉल्स डिस्क एक आइसक्रीम है ये, अब मैंने आपको बताया है, मैंने इसको इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पसंद आई, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने इसको मतलब मैंने इसको अडॉप्ट नहीं किया था। अडॉप्ट करने के बाद अगर कोई बंदा उसको छोड़ता है तो वो डिसकॉन्टिन्यूएंसेस कहलाएगा, ठीक है। या आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने छोड़ा हुआ होता है, उसको ट्राई किया, उनको पसंद नहीं आया, इसको छोड़ दिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि वो उस चीज को फिर पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब वो ये देखते हैं कि बाकी लोगों को उसको साथ फायदा हो रहा है या इसके साथ अब बेनिफिट्स ज्यादा अटैच है, तो वो उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर कोई डिसकंटिन्यू करता है कोई चीज को, ठीक है, अगर किसी बंदे ने, अगर वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब की अगर हम बात करते हैं, यूट्यूब के जरिए एक बंदे ने चला रहा था, लेकिन वो क्या हुआ, या आप ये कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूएंस के, जैसे सोशल मीडिया के बहुत सारे सोशल मीडिया के मीन्स, ये फोरम्स हैं हमारे पास, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और तब तो नहीं क्या क्या, व्हाट्सएप है, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे नहीं का पता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो ये क्या है, अब मैंने जो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया पे आई, तो सबसे पहले मैंने फेसबुक को यूज़ किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने फेसबुक को पहले चेक किया, मैंने उसको अडॉप्ट किया फेसबुक का। अब फेसबुक के बाद क्या हुआ, नई चीज आ गई, इंस्टाग्राम आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया। तो अब मुझे क्या हुआ कि मैंने अब फेसबुक को इस्तेमाल करना छोड़ दिया, ठीक है, मैं अब उसकी तरफ जाती नहीं, जाऊंगी तो साल 2 महीने में एक दफा वैसे इसको खोल के देख लूंगी, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई हुई होती है तो तब जाके मैं इसको खोल के देखूंगी। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको डिसकंटिन्यू किया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आया, मुझे उसका स्ट्रक्चर, जब वो चेंज हुआ तो उसका स्ट्रक्चर मुझे सही समझ नहीं आया, उसको मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि ये अभी कुछ अर्सा पहले वो पूरी डिजाइनिंग उसकी कोई चेंज हुई है, तो वो मुझे नहीं पसंद आई, तो मैं शिफ्ट हो गई फ्रॉम फेसबुक टू इंस्टाग्राम, ठीक है। तो क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे ज्यादा अच्छा मीन लगा सोशल मीडिया का, मुझे ज्यादा अच्छा वो लगा, न्यू लगा, अच्छा लगा, उसकी मुझे समझ में आई, और जो फेसबुक था वो मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ एन इनोवेशन विद एन इम्प्रूव्ड आइडिया, ठीक है। कि एक इनोवेशन, फेसबुक एक इनोवेशन थी ना, लेकिन फेसबुक के मुकाबले में फिर इंस्टाग्राम आया, तो मैंने क्या किया कि फेसबुक को छोड़ दिया, मैं इंस्टाग्राम पे आ गई। तो इंस्टाग्राम वॉज एन इम्प्रूव्ड आइडिया अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है आपके लिए फेसबुक ही इम्प्रूव्ड आइडिया, तो ये फिर वेरी कर रहा होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और डिसकंटिन्यू कब होता है, आफ्टर द फुल एडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन। मैंने फेसबुक को कंप्लीटली इस्तेमाल करना शुरू किया था, मैं जब यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हम फ्रेंड्स आपस में कम्युनिकेट करते थे, तो हमने उसको कंप्लीटली, मैंने उसको इस्तेमाल करती थी, मतलब मैं रोज देखती थी उसको, हम आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, हम कम्युनिकेट करते थे, हम अगर कोई पिक्चर्स लगा रहे हैं तो उसके ऊपर कमेंट करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, राइट। मैंने उसकी फुल एडॉप्शन की थी, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया, वाई, बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द फेसबुक विद द इंस्टाग्राम। अब मैंने इंस्टाग्राम को भी छोड़ दिया, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती मुझे ज्यादा, अब मैं ट्विटर को ज्यादा देख रही होती हूँ, ट्विटर पे ज्यादा जा रही हूँ। हो सकता है ट्विटर के बाद अगर दूसरी कोई सोशल मीडिया की एप्लीकेशन या सोशल मीडिया का जो फोरम है वो मुझे अच्छा लगे, तो मैं ट्विटर से उसके ऊपर शिफ्ट हो जाऊँ। तो दैट शोज कि डिसकंटिन्यूएंस तब होता है जब आप कोई बहुत एक इनोवेशन को इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दो, और कंप्लीटली इस्तेमाल करने के बाद उसको फिर आप छोड़ दो, तो दैट मीन्स दैट इज डिसकंटिन्यूएंस। आप कंटिन्यू होता है ना, जारी रखना, ठीक है, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, लेकिन आप उसको जारी नहीं रख रहे, इसको छोड़ रहे हो आप, तो इट मीन्स कि वो डिसकंटिन्यूस होगा। और छोड़ना किस सूरत में, कि जब आप उसका कंप्लीट इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उसके मुकाबले में हो सकता है कोई नया आइडिया आया हो, ठीक है, या उससे बेहतर अच्छी कोई चीज, आसान हो, सस्ती हो, कन्वीनियंट हो, वो कॉम्प्लेक्स ना हो। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूएंसेस, राइट। अच्छा, फिर हमने जब ऊपर ये जो टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम के अंदर ये भी है कि इनोवेटिवनेस एंड एडॉप्टर
कैटेगरीज, ठीक है, कि कैटेगरीज क्या है, कि जो इनोवेटिवनेस है, कितना कोई बंदा जिद्दत पसंद है, ठीक है। इनोवेटिवनेस क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक इंडिविजुअल का लेवल, कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के मुकाबले में कितना इनोवेटिव है, कि डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज रिलेटिवली अर्लियर इन एडॉप्शन ऑफ अ न्यू आइडिया एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स, कि एक डिग्री, एक लेवल जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे के मुकाबले में इनोवेटिव है उसको इस्तेमाल करने में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मुझे पता है ट्विटर कैसे यूज होता है, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि टिकटॉक कैसे ऑपरेट करता है, टिकटॉक कैसे चलता है, टिकटॉक के अंदर चीजें क्या होती हैं, क्योंकि मैं उसकी तरफ कभी गई नहीं, मैंने कभी इसको देखा नहीं, ना कभी मैंने इसको इस्तेमाल किया है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को टिकटॉक के बारे में पता हो, लेकिन आपको ट्विटर के बारे में ना पता हो। तो उस इनोवेटिव चीज के मुकाबले में मैं कितनी इनोवेटिव हूँ, ठीक है, और आप कितने इनोवेटिव है। टिकटॉक यूज करने के मुकाबले में आई एम नॉट दैट मच इनोवेटिव, लेकिन ट्विटर इस्तेमाल करने के मुकाबले में हो सकता है आप में से कुछ ना करते हो, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। लेस इनोवेटिव का क्या मतलब है, जो लेस इनोवेटिव कौन से लोग होते हैं, जो कि या तो इनको लेस इनोवेटिव का भी नाम दिया जाता है या उनको लेट मेजॉरिटी का भी नाम दिया जाता है, ठीक है, कि जो इनोवेशन को इस तरह से अडॉप्ट नहीं कर रहे होते उनको लेस इनोवेटिव का भी नाम दे दिया जाता है या उनको लेट मेजॉरिटी का भी नाम दे दिया जाता है। तो ज्यादा कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम ये कहते हैं रिबोट्स, ठीक है, रिबोट्स दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में काम चल रहे हैं, लोग उनको इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी में शामिल किया हुआ है, लेकिन वाई, बिकॉज वी आर लेस इन सोशल स्टेटस, हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज उस तरह से नहीं है कि हम अलग से कोई रिबोट लेके आए। हम एक काम वाली को तो रख सकते हैं कि वो काम कर लेगी, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम रिबोट के बारे में सोचेंगे तो रिबोट हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि वो टेक्निकल है, वो एक मशीन है और मशीन की कीमत ज़्यादा होती है। एक चीज़ ये, रिबोट का इस्तेमाल इस वजह से नहीं करते। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि रिबोट को समझने में टेक्निकल आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मैं इसलिए लेस इनोवेटिव हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं इसलिए नई चीज़ों की तरफ नहीं जाती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उनके बारे में, ठीक है, मुझे इसको इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं आता, राइट। तो इसलिए इन्होंने इस बेसिस पे कि कौन कितना किस चीज़ को अडॉप्ट करता है, यूज़ करता है, तो वो हमारे पास क्या है, इस बेसिस पे 4 एडॉप्टर कैटेगरीज बताएंगे, कि 4 कैटेगरीज हैं जो लोगों की जो इन चीजों को एडॉप्ट करते हैं। इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लेगार्ड्स, ठीक है। अब ये जो 4 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसके हमने नेम्स देखे हैं। थर्ड सी है हमारे पास इस टाइम में, दैट इज रेट ऑफ एडॉप्शन, ठीक है, कि रेट ऑफ एडॉप्शन हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ स्पीड, ठीक है। रेट ऑफ स्पीड एक पूरी सोशल सिस्टम के अंदर, एक सोसाइटी या कल्चर या एक एरिया में लोग किसी चीज को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, कितनी स्पीडली अडॉप्ट करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि जब टिकटॉक आया तो टिकटॉक एक जिस कंट्री में आया उस कंट्री के लोगों ने कितना जल्दी अडॉप्ट किया, और हमारे पाकिस्तान के लोगों ने इसको कितना जल्दी अडॉप्ट किया, ठीक है, या शहर के लोगों ने कितना जल्दी अडॉप्ट किया एज कम्पेयर टू द पीपल ऑफ रूरल एरियाज, राइट। तो दैट शोज कि जो रेट ऑफ स्पीड, इसको कंपेयर करा होता है ओवरऑल स्पीड ऑफ द सोशल सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है कि हम किसके हिसाब से ये चेक कर रहे होते हैं कि एडॉप्शन जो है वो कि जो रेट है वो हाई है या लो है, ठीक है। सो रेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, मेजर्ड यूजिंग एन इनोवेशन और इनोवेशन और सिस्टम, कि जब रेट ऑफ एडॉप्शन इसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस की बात करते हैं कि किस बेसिस पे हम रेट चेक करते हैं, रेट चेक करें ना, पूरी सोसाइटी का रेट चेक करें, तो वो रेट हम किस बेसिस पे चेक कर रहे होते हैं, कि पूरी सोशल सिस्टम के हिसाब से, या तो इनोवेशन के हिसाब से कि एक इनोवेशन को कितने % लोगों ने अडॉप्ट कर लिए, या हम सिस्टम के हिसाब से कि एक सिस्टम के लोगों ने कितना % जो है वो उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। और वो किस बेसिस पे होता है, क्यों लोग एक इनोवेशन की तरफ जाते हैं, जो हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं इनोवेशंस की, कि अगर वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं है, अगर वो नॉर्म्स के मुताबिक बनी हुई है, उसके साथ फ़ायदा ज़्यादा अटैच है, तो उस वजह से वो जो चीज़ है वो ज़्यादा फिर अडॉप्ट की जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फिर
इसी डेफिनेशन का फोर्थ पार्ट है विच इज अबाउट द अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोशल सिस्टम। ओके, ये हमारे पास फोर्थ है अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोशल सिस्टम, कि एक सोशल सिस्टम के मेंबर्स उसको किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं। तो जब हमने सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज सोशल सिस्टम? कलेक्टिविटी ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कि यूनिट्स है बहुत सारे, उस यूनिट्स का मिलाप है। अब वो यूनिट्स, इसके अंदर हमारे पास इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, हमारे पास आप ऑर्गेनाइजेशंस भी कह सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो कलेक्टिविटी ऑफ यूनिट्स फंक्शनली डिफरेंशिएटेड, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करें, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो क्या करें, उनका क्या मकसद है, कि उनकी कोशिश है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे और अपने कॉमन गोल्स की तरफ जाएंगे। और सोशल सिस्टम के जो मेंबर्स हो सकते हैं वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, वो इनफॉर्मल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। मेंबर्स मतलब इंडिविजुअल्स, मतलब आप लोग, ठीक है, मैं, आप लोग इंडिविजुअल्स हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या हैं? जैसे आपकी क्लास का एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ होता है, ठीक है, आपके फॉर एग्जांपल स्कूल की जो फ्रेंड्स थी अभी तक आपके साथ जुड़ कनेक्टेड हैं, तो आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है। या आपके मोहल्ले में कुछ आपके एज फेलोज हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस या किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो ना कर रहे हैं। तो दे कैन बी इंडिविजुअल्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं। ईच यूनिट इन अ सोशल सिस्टम, हर सोशल सिस्टम के अंदर जो हर यूनिट है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। आप एक यूनिट, जैसे आपको बताया ना, हर यूनिट मेंबर्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो इस तरह से यूनिट्स भी डिफरेंट होते हैं। मतलब यूनिट्स आप ये कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, इंस्टीट्यूशंस कह सकते हो, सिस्टम्स कह सकते हो। तो हर एक मेंबर, हर एक इदारा, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से मुख्तलिफ होती है, और ये आपस में मेंबर्स क्या करते हैं, दे कॉपरेट। और कॉपरेशन का क्या मकसद होता है? टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है, और टू रीच अ कॉमन गोल, कि या तो उन्होंने अपने कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है या किसी कॉमन गोल को अचीव करना है, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शेयरिंग ऑफ कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उनके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे होते हैं, इस वजह से जो एक सोशल सिस्टम है वो इस तरह से जुड़ा रहता है, हमेशा कनेक्टेड रहता है, वहाँ उसके लोग हमेशा उसके साथ बाउंड रहते हैं। अब यही जो सोशल सिस्टम है, ये सोशल सिस्टम क्या करता है? इट सेट्स बाउंड्रीज। जो सोशल सिस्टम है उनकी बाउंड्रीज होती हैं, और उन बाउंड्रीज की को डिपेंड कर रहा होता है क्या वहाँ पे इनोवेशन कितनी डिफ्यूज हो रही है या नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दी थी फर्स्ट के, रूरल एरियाज में जो सोशल चेंज है या जो एक इनोवेशन है वो वहाँ पे लेस उसका रेट या उसका जो लोग हैं उसको जल्दी अडॉप्ट नहीं करते एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। तो वो क्या सेट शो कर रहा है कि उसकी बाउंड्रीज कैसी हैं। आप लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके नॉर्म्स होते हैं, उसकी वैल्यूज होती हैं, वो अपने नॉर्म्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, तो इस वजह से वो चेंज को इतना जल्दी एक्सेप्ट इस तरह से नहीं करते। तो ये बता रहे कि सोशल सिस्टम की एक बाउंड्रीज क्या है और उस बाउंड्रीज की बेसिस पे लोग एक इनोवेशन को किस तरह से करते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या कर रहा होता है? सोशल स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहा होता है कि डिफ्यूजन किस तरह से होगी, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है? सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है? अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट हुई हुई है। और अरेंजमेंट किसकी हुई है? कि हायरार्कियल फैशन में, हायरार्कियल वे में कुछ एक सिस्टम के अंदर कुछ लोगों की स्टेटसेस डिफाइन कर दिए गए हैं, उनकी पोजीशंस बता दी गई हैं कि किसकी पोजीशन क्या है, किसका स्टेटस क्या है, और वो उसके मुताबिक किस तरह से काम करेगा, वो इस तरह से किस के मुताबिक फंक्शन करेगा। और इसलिए कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, स्कूल्स की बात करते हैं, किसी इदारे की बात करते हैं, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। और इनफॉर्मल अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो इनफॉर्मल ग्रुप में कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो मौजूद ही होता है, ऑल्दो वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं बने हुए होते, रिटन की अगर हम बात करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उसका एक स्ट्रक्चर, ढांचा बना हुआ होता है। जैसे मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको कोई ग्रुप असाइनमेंट्स बनती है तो वो आपका ग्रुप बन जाता है ना, वो इनफॉर्मल ग्रुप होता है, लेकिन आप उसके अंदर स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया होता है कि ये काम ये करेगा, इस तरह से करेगा, इस वक्त करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। तो उसके अंदर क्या होता है? डिटरमाइन किया जाता है कि कौन इंटरेक्ट करेगा किससे और किस सिचुएशन में, किन सर्कमस्टेंसेस में। फिर हमारे पास है
formal and informal structures both affect human behavior. Formal structure भी human behavior को affect कर रहा होता है और informal structures भी. Formal structures आप for example यूनिवर्सिटी कह देते हो, informal structures for example आप अपनी जो क्लास है आपकी उसकी जो ग्रुपिंग बनी हुई है फ्रेंड्स की उसको कह सकते हो, ठीक है. और जो सिस्टम होता है वो इन्फ्लुएंस करता है द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स. रूरल एरिया के लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते. लेकिन इसी तरह से एक और चीज़ ये आती है कि जैसे सिस्टम अफेक्ट करता है बिहेवियर ऑफ मेंबर्स को, इसी तरह से मेंबर्स का बिहेवियर भी क्या करेगा, सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा, अफेक्ट करेगा. अगर एक एरिया के मेंबर्स जो हैं वो किसी नई मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं टीचिंग की या किसी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की, या आप ये कह सकते हो जॉब सेक्टर के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट की, और उन लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा. तो सिस्टम अफेक्ट करता है क्या, नॉर्म्स, सोशल स्ट्रक्चर, हायरार्की, ठीक है, ये मेंबर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसी तरह से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो भी क्या करता है, चेंज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम. कि पहले लोग खत के जरिए से मैसेजेस भेजते थे एक दूसरे को, अब वो ऑनलाइन, या पैसे भेजते थे अगर कोई बंदा जाएगा, अब वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ऑनलाइन ही उसी वक्त ही अपने फैमिली मेम्बर्स को पैसे भेज रहे हैं. और जो इनोवेशंस हैं वो रीस्ट्रक्चर भी हो रही होती है, दोबारा से चेंज हो रही होती है, दोबारा से वो उसके अंदर बेहतरी लाई जा रही होती है, उसके अंदर तब्दीली आती है. तो जो रीस्ट्रक्चरिंग इनोवेशन है, दे चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोशल सिस्टम इटसेल्फ, जैसे मैंने आपको बताया. ये पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स